हेलो जनता, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और आज हम लोग एक नए चैप्टर का श्री गणेश करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर भी है। आप लोगों के इंटरनल एग्जाम्स में भी ये चैप्टर फॉर श्योर पूछा जाएगा। तो आपको इस चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आने वाले दिनों में मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर मैं सारे के सारे इसके सब टॉपिक्स कवर कर दूंगा। आपके एग्जाम से पहले ही कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस टॉपिक को लेके कि ये टॉपिक है क्या, आया कहां से। फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्व करके इस लेक्चर को एंड कर देंगे। और एक छोटी सी दरख्वास्त है बस मेरी आप लोगों से, आज आप लोग मेरे गले की आवाज सुन के समझ पा रहे होंगे कि मेरा गला थोड़ा सा तो खराब है। तो आप लोग प्लीज ईयरफोन प्लग इन करके बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम करके इस लेक्चर को आराम से देखना, और बीच बीच में खांसू तो यार माइंड मत करना, ठीक है। चलो तो कहानी को चालू करते हैं यार। ये जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, यूज है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिकोड करते हैं। तो यार आप सबको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नाम की एक चीज आपके सिलेबस में कभी ना कभी आई होगी। अगर आपको अपने 9th 10th की फाउंडेशन क्लासेस याद हैं तो आपको पता है यार कि सर अगर ऐसा कुछ मैं आपको लिख दूं सामने 2x + 3y, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, -3, तो आपको पता है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आप इसको सॉल्व करने के तरीके जानते हो। लेकिन भैया जी क्या किया होगा मैथमेटिशियन ने, सोचा होगा कि यार इसको हम लोग किसी और कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना वर्ड, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके क्या किसी और तरीके से भी जल्दी तरीके से एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर फिर आया बेटा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। अभी आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी नहीं पता, लेकिन जब आप ये बेसिक चीजें कवर करते हुए चलोगे और फिर डेफिनेशन पे जाएंगे ना हम लोग, तो आपको डेफिनेशन एक ही बारी में आपके दिमाग में छप जाएगी। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सर कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, और सर फिर ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, उसको ऐसे एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का डाला और देखो 2 3 ऐसे ही लिख दो, 2 3, और फिर यहां पे लिख दो 3 4। ध्यान से समझना। फिर आपको वेरिएबल क्या दिख रहे हैं बेटा, x और y, ठीक है। आप अपने वेरिएबल को एक अलग से ब्रैकेट में यहां पे ऐसे डालते हो। क्या है आपके वेरिएबल, क्या है, x और y, तो आपने इसको ऐसे डाल दिया, इज इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या है बेटा, यहां पे राइट हैंड साइड पे 7, यहां पे राइट हैंड साइड पे -3। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपको पता भी नहीं है कि यहां पे क्या लिखा है, लेकिन आपको एक प्रोसेस समझ आया कि कैसे ये कॉम्पैक्ट हो गया, है ना, कैसे ये कॉम्पैक्ट हो गया। और ध्यान से देखो बेटा, यहां पे कांस्टेंट है ना, तो इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोला जाता है, इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोला जाता है। इन सब बातों पे मैं आगे आऊंगा। तो आपको ये चीज समझ आया कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कहां से हुआ होगा। उसके बाद बेटा यहीं तक ही लिमिटेशंस इसकी नहीं रही, इसको और भी जगह यूज किया गया, जो आपको यहां पे दिख रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा बिजनेस और साइंस में बहुत जगह, बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो यार बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, इन सब में भी मैट्रिक्स की एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको अब कोई पूछे कि भैया जी कहां से इसका ओरिजिन हुआ था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, तो आई गेस अब आप लोग अच्छे से उस चीज को किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद यार अब ना हम लोग थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि यार सर ये मैट्रिक्स थोड़ी सी चीज, अभी डेफिनेशन तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके ना मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं बेटा मेरे पास ना 3, मान लो कि एक, सबसे पहले एक बच्चे से चालू करते हैं। एक बच्चा है कोई सोनू, ठीक है बेटा, सोनू के पास क्या है, मान लो सोनू के पास है 7 जीन्स, ठीक है, सोनू के पास है 7 जीन्स। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखूंगा तो लिखूंगा सोनू हैज 7 जीन्स। लेकिन देखो अगर मेरे को इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करो, एक डब्बा डाल दो
और उसके अंदर लिख दो 7। जहां पे आपका जो ये नंबर है वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ जीन्स दैट सोनू हैज, है ना, नंबर ऑफ जीन्स दैट सोनू हैज। अगर अब मैं बोल दूं बेटा 7 जीन्स के साथ साथ सोनू के पास 7 जीन्स के साथ साथ मान लो 3 टी शर्ट भी हैं, 3 टी शर्ट भी हैं, तो अब मैं इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं बेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में? अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं मैं? मान लो ऐसे लिख सकता हूं 7 और 3। जहां पे जो ये पहला एलिमेंट दिख रहा है आपको, पहला नंबर जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ जीन्स को डिनोट करता है, और जो ये दूसरा नंबर दिख रहा है ये नंबर ऑफ टी शर्ट्स को डिनोट करता है। अब बेटा ध्यान से सुनना एक और चीज, मान लो मैं 2 कैरेक्टर और पिक्चर में ले आता हूं, एक मोनू और एक टीना। मान लेते हैं बेटा मोनू के पास 5 जीन्स हैं और 7 टी शर्ट्स हैं, ठीक है, और टीना के पास मान लो कि 8 जीन्स हैं और 6 टी शर्ट्स हैं। तो अब बेटा मान लो कि मेरे को इन सबको एक कंबाइंड फॉर्मेट में लिखना है, कंबाइंड मैट्रिक्स में लिखना है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आपको पता है नंबर ऑफ जीन्स आपने पहले एलिमेंट में लिया था, तो मान लो पहले हम लोग सोनू की कहानी लिखेंगे, यहां पे सोनू की कहानी आएगी, यहां पे मोनू की कहानी आएगी, यहां पे टीना की कहानी आएगी। ध्यान से समझना। तो आपने क्या किया बेटा, सोनू के पास कितनी जीन्स थी? 7, टी शर्ट कितनी थी? 3। मोनू के पास जीन्स कितनी थी? 5, और आपके पास मोनू के पास टी शर्ट कितनी थी बेटा? 7। टीना के पास जीन्स कितनी थी बेटा? 8, और टी शर्ट कितनी थी? 6। तो आपने इन तीनों के बारे में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक मैट्रिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दी है। क्या किया है? इंफॉर्मेशन दी है, जहां पे आप ये बोल सकते हो कि बेटा आपका जो ये पहला, इसको क्या बोलेंगे? आपको याद है ना, हम लोग रोज और कॉलम्स वाले क्वेश्चन भी कर कर आए हुए हैं क्लास 10th में, अगर आपको याद है 11th में भी आपने ये टर्म्स यूज करी होंगी बार बारी। तो आपकी जो ये पहली कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? नंबर ऑफ जीन्स। और जो ये दूसरा कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ टी शर्ट्स। और अगर मैं बात करूं रोज की, तो हर रो में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर दिख रहा है कि पहला रो सोनू के इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा रो मोनू की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तीसरा रो टीना की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो कैसे हम मैट्रिक्स के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को देते हैं, आप लोग ये चीज समझ चुके हो विदाउट इवन नोइंग द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स टिल नाउ। तो आप खुद देखो कि आप एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा बेटर समझते हो चीजों को, ठीक है। अब बेटा कुछ और भी एग्जांपल करते हैं। आप सबको पता है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का खेल होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार कोई मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, तो बेटा इसको मैं ना मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। इसी टॉपिक को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू अ मैट्रिक्स। तो इसको मैं एक मैट्रिक्स के थ्रू भी लिख सकता हूं। मैट्रिक्स कैसा दिख जाएगा बेटा? 2, -1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर आप हमेशा ऐसे क्यों लिखते हो? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2, -1। आप यहां पे देख रहे हो कि आपके पास एक तरीके से, अगर मैं बात करूं बेटा कॉलम और रो वाइज, तो आपको पता है यहां पे आपके पास सिंगल रो है और फिर 2 एलिमेंट है, तो मतलब 2 कॉलम हो गए। यहां पे आपके पास क्या है बेटा? 2 रो है और सिंगल कॉलम है। तो आप अपने मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको इंफॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये दोनों के दोनों ही स्टैंडर्ड नोटेशंस है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको किसी क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो मान लो आपके पास कोई यार कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, एक ऐसे ही क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं P Q R S। तो इसको मैं बोल देता हूं 1, 0, इसको मैं बोल देता हूं 2, -3, इसको मैं बोल देता हूं 7, 6, इसको मैं बोल देता हूं 5, 3। तो आप बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? पहले कोऑर्डिनेट को 1, 0 है ना, तो मतलब ये हो जाएगा 1, 0, फिर हो जाएगा 2, -3, फिर हो जाएगा 7, 6, और फिर हो जाएगा 5, 3। या फिर आप इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो।
आप लोग कैसे लिखोगे, यहां पे जैसे आपको दिख रहा है कि 2 कॉलम है 4 रो है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो कि यहां पे आप कर सकते हो कि आपके 2 कॉलम आ जाए बेटा, और यहां पे जैसे 4 रो है तो यहां पे 4 कॉलम आ जाए और 2 रो आ जाए। तो 4 कॉलम बनाने के लिए कैसे लिख देता हूं, एक काम करता हूं, 1 0 2 -3 7 6 5 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को समझ आ गया कि यार कैसे हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं किसी भी रीडर को या फिर किसी को भी समझाने के लिए। अब बेटा, अब अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे ना, तो अब हम लोग बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो आपको अभी तक समझ आया कि सर ने हमेशा मैट्रिक्स को ना ऐसे फॉर्मेट में डाला है और एक तरीके से ऐसे चीजें चल रही हैं, है ना, और ऐसे चीजें चल रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इतनी चीज समझ आ गई। तो आपको क्या एक रेक्टेंगल टाइप की कुछ चीज विजुअलाइज हो रही है, क्या एक रेक्टेंगुलर एरे टाइप का कुछ दिख रहा है। एरे, एरे मतलब होता है कि आप पोजीशन कर रहे हो एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मैट्रिक्स और कुछ नहीं है बेटा, मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or functions. The number or functions are called the elements or the entries of the matrix. तो आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, जैसे आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर अगर रोज और कॉलम इक्वल हो गए तो बेटा उसको, वो भी अब आपको पता है स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, राइट। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि रोज और कॉलम आपकी अनइक्वल होंगी, रोज और कॉलम इक्वल भी हो सकती हैं, उसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब बेटा जो यहां पे एंट्रीज हैं, जैसे अभी तक आपको दिख रहा था, मैंने सारी की सारी क्या करी थी, यहां पे रियल एंट्रीज ली थी, रियल नंबर्स लिए थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्रीज भी यहां पे देख सकते हो, आपको ऐसे एग्जांपल्स भी देखने मिलेंगे। फिर आपको साइन एक्स, टैन एक्स ऐसे फंक्शन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस भी डल सकते हैं, यहां पे जो एलिमेंट्स आते हैं, एंट्रीज आती है, उनकी जगह रियल नंबर्स भी डल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं मैट्रिक्स से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग मैट्रिक्स को ना कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ए मैट्रिक्स, दैट इज रिटन इन कैपिटल, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में देखो सारी की सारी एंट्रीज क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहां पे देखो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, यहां पे देखो आपको फंक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, है ना। यहां पे देखो आप लोगों को फंक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, तो तीनों का एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे मेरे को फर्स्ट मैट्रिक्स में ना आप लोग बताओ कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो आप बोलोगे सर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो सर इसमें हमारे पास कितनी, 3 रोज हो जाती हैं। और कॉलम की बात करूं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो कितने कॉलम हो जाते हैं बेटा, 2 कॉलम्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी बेटा, तो आप दोबारा से देखो 1 2 3, दैट इज आपके पास 3 रोज हो जाती हैं। और कॉलम्स कितने हैं बेटा, अगेन 1 2 3। तो यहां पे 2 कॉलम थे, यहां पे कितने हो गए, 3 कॉलम। देखो यहां पे आपके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो यहां पर हो गए 3 कॉलम। अगर मैं यहां की बात करूं बच्चों, तो आपके पास कितनी रोज हैं बेटा, 2 रोज हैं। और यहां पे आपके पास कितनी कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो बेटा ये रोज और कॉलम से ही ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने बताया था ना, आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी समझेंगे। तो ये रोज और कॉलम्स ही डिफाइन करती हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब आप देखो, सबसे पहले आपको रोज और कॉलम्स को कैलकुलेट करना आ गया। अब रोज एंड कॉलम से हम लोग ऑर्डर भी बताते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताते हैं। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे वो तो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, लेकिन यहां पे आप खुद ऑब्जर्व करके बताओ कि अगर यहां पे 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे थे, 6। आपको पता है ये यार, आप क्लासरूम में भी बैठते हो अपने स्कूल में जाके, अगर मैं बोल दूं कि यार 4 रोज में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 4 रोज में बच्चे बैठे हैं और हर एक रो में 3 बच्चा बैठा है,
तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे क्लास में? तो आप दोबारा से दिमाग में सोचोगे, सर ने बोला 4 रोज, 1 2 3 4, हर एक रो में कितना बच्चा है? 3 बच्चा है, तो 3 + 3 + 3 + 3 मतलब सर 3 × 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू इन एवरी रो, दैट इज नथिंग बट कॉलम्स। तो आपको यहां से चीजें समझ आई होंगी कुछ, जैसे यहां पे 9 है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 3 × 3। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, दैट इज 2 × 3। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं मैट्रिक्स में? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहानी क्लियर है? तो अब आपको ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने होते हैं? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब आते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे, कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं बेटा, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m × n, या फिर m/n बोला जाता है इसको। इट इज रेड एज m/n मैट्रिक्स। तो अगर मैं बात करूं इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज थी 2 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2, या फिर 3 × 2, कुछ भी बोल सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप नंबर ऑफ रोज को पहले रखते हो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको समझ आ गया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग, ये भी आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से ही डिफाइन किया जाता है। उसके बाद बेटा देखो कुछ जनरल, अगर मैं बोल दूं एक जनरल मेरे पास m × n मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है बेटा? m हो गई आपकी नंबर ऑफ रोज, n हो गई आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं, इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं। तो यहां पे आपको एक रेक्टेंगुलर एरे दिख रहा है जिसमें आपको एलिमेंट्स एंट्रीज भी दिख रही है। अब यहां पे जो एंट्रीज है वो आपको ए फॉर्मेट में दिख रही है, मतलब एग्जैक्ट एंट्रीज यहां पे नहीं डली हुई है। ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये चीज हमको समझ आ गई। अब ध्यान से ना कुछ बातें ऑब्जर्व करना, हर चीज डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती है, कुछ चीजों में आपको ऑब्जर्वेशन भी लगानी होती है। यहां पे लिखा हुआ है शिट, एक सेकेंड बेटा, तो बेटा देखो यहां पे पहला एलिमेंट लिखा हुआ है a, और उसके नीचे सब्सक्रिप्ट क्या है वो ध्यान देना, 1 1। अगर मैं बात करूं ये क्या है a, यहां पे लिखा हुआ है 2 3। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, तो ये लिखा हुआ है a m 2। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो एलिमेंट है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये पहली रो में है? आप बोलोगे यस। अगर मैं बोलूं ये पहले कॉलम में है तो आप बोलोगे यस। तो आप जो ये 1 1 देख रहे हो ना, इसमें जो पहला वाला नंबर है वो क्या डिनोट करता है? ये कौन सी रो में है। जो ये दूसरा वाला नंबर है वो क्या डिनोट करता है कि ये कौन से कॉलम में है। अब आप आ जाओ इस पे, क्या ये आपको दूसरी रो में दिख रहा है? आप बोलोगे यस सर, पहला नंबर 2। क्या ये तीसरी कॉलम में है? आप बोलोगे यस सर, दूसरा नंबर क्या है? 3। सिमिलरली यहां पे am2 का मतलब क्या है कि ये कौन सी रो में है बेटा? mth रो में है और सेकेंड कॉलम में है। अगर मैं बात करूं इस शख्स की, तो आपको दिख रहा है यहां पे ये लास्ट एंट्री की तरह दिख रहा है, और ये कहां है बेटा? mth रो में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? n। तो ये mth रो में है और nth कॉलम में है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसी फॉर्मेट में आपको मेरे को बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जो 7th रो में दिखे, 7th रो में दिखे और 3rd कॉलम में दिखे, तो आप फटाफट बोलोगे सर इट विल बी A73। A73 मतलब 7th रो में है और 3rd कॉलम में है। अब बेटा ये आपका है इलैबोरेटेड फॉर्म कि आपने एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में दिखाया हुआ है एलिमेंट्स लिख के। लेकिन अगर इसको मैं कॉम्पैक्ट करना चाहूं,
आप लोग पढ़कर आए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक तरीके से इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म की तरह नहीं, इसको आप मैट्रिक्स बिल्डर फॉर्म की तरह भी पढ़ सकते हो। तो आपकी और शॉर्ट नोटेशन क्या है, कैपिटल ए, क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद एक डब्बा डाला, देखो डब्बे के अंदर एलिमेंट लिखा, एलिमेंट कैसे लिखा, ए आई जे। तो आई क्या होगा यहां पे बेटा कि वो कौन सी रो में है, और जे क्या होगा वो कौन से कॉलम में है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप खुद देखो आय कहां से लेके कहां तक जा सकता है बेटा, पहली रो से लेके एमएथ रो तक जा सकता है, वही यहां पे लिखा हुआ है। जो जे है मतलब कि एलिमेंट्स आपका कहां से कहां तक प्लेस हो सकता है, कॉलम के मामले में 1 से लेके n तक, वेयर आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके भी देख सकते हो, आपको दोनों चीजें विजुअलाइज हो गई होंगी। क्लियर है जनता? चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं यार। If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? अगर किसी मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 8 हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? तो आपको खुद ही पता है, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो बेटा कि अगर मैं बोल दूं इस मैट्रिक्स को नाम दे दूं ए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज into number of columns, number of columns। और आपको जैसे ही नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में पता चलता है, आप अपने आप ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हो, और यही पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा है ये। तो यार अब देखो, आपको 8 का सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यार ये फैक्टराइज कैसे कैसे हो सकता है। तो आपको पता है कि यार ये भैया जी 1 की टेबल में भी आता है, भैया जी 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 की टेबल में आता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज को 1 डाल दूं तो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 8। अगर मैं अपने नंबर ऑफ रोज को 2 डाल दूं तो बेटा मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अगर मैं अपने नंबर ऑफ, अब बेटा देखो, अब अगर मैं नंबर ऑफ रोज को 4 डाल दूं तो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ रोज को अगर मैं 8 डाल दूं तो मेरे नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 1। अब आप बोलोगे सर 1 8 भी ले लिया आपने और 8 1 भी ले लिया, क्योंकि बेटा देखो ऑर्डर के मामले में ना पहले आप रोज को रखते हो, बाद में आप, तो ये एक्चुअली डिफरेंट ऑर्डर्स है। आपको याद है मैंने यहां पे बताया था, जब मैं दिखा रहा था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू अ मैट्रिक्स, तो मैंने ऐसे भी लिखा था, ऐसे भी लिखा था। अब ये इसको एक्सप्लेन तो सेम तरीके से कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहां पे ऑर्डर और ऑर्डर में फर्क है। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि सर ने इसको ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो आपके जब रोज और कॉलम्स इंटरचेंज होंगे ना, तो आप हमेशा ऐसे विजुअलाइज करना कि आपकी जो मैट्रिक्स है ना सिर्फ ऐसे जाके हो गई है, घूम गई है। हमेशा ये विजुअलाइज करना, ठीक है। चलो तो अब आते हैं इस पे, तो हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है सर, पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे ये सारे। दैट मीन्स 1/8, 2/4, 4/2 एंड 8/1। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे। अब बेटा देखो, जैसे वहां पे सेट बिल्डर फॉर्म बोला था मैंने, या फिर मैट्रिक्स बिल्डर फॉर्म बोला था, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में, कि आपको क्या करना है, 3x2 का 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एलिमेंट्स इस रूल से, इस रिलेशन से गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3x2 का मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, आपको पता है ये कहानी है बेटा रोज की, और ये कहानी है बेटा कॉलम्स की। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए, और इसका एक ऐसे पुर्जा तैयार कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी बेटा, 3 रोज आएंगी और 2 कॉलम्स आएंगे। तो यहां पे सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर A11 आएगा, फिर यहां पे A12 आएगा, A13 आएगा। मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करो, पहला एलिमेंट जो कि पहली रो में है, पहली कॉलम में, वो कैसे निकाला जाएगा, आई की जगह भी 1 रख के, जे की जगह भी 1 रख के। तो A11 क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं 1/2, मॉड लगा हुआ है यहां पे, तो 1 - 3 दैट इज -2, है ना। बात करूं तो ये क्या हो गया, कैलकुलेशन सही है ना, 1 - 3 दैट इज -2 का मॉड विच इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आपका पहला एलिमेंट जो पहली रो में, पहली कॉलम में, वो क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मैं बात करूं बेटा A12 की,
किसकी बात करूं, A12 की। तो आप क्या डालोगे, i की जगह 1 अगेन, 1 माइनस 6, तो बेटा ये हो जाएगा -5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/2। तो यहां पर आ जाएगी कहानी बेटा 5/2। अब बेटा क्या मैं, सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहां पे A13 भी निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ, A13 भी निकाल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर फटाफट पुट कर दो, आ जाएगा। लेकिन आप खुद देखो A13 यहां पे J क्या होता है बेटा, कि कॉलम्स की क्या लिमिट है। आपको दिख रहा है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। तो 3x2 एक्चुअली दिखेगा कैसे, ऐसा, इसकी जगह पे कुछ आएगा बेटा, इसकी जगह पे कुछ आएगा। अब देखो आपको 3 रोज और 2 कॉलम यहां पे दिख रहे हैं। तो अब J की जगह 3 मत डालना, अब इसकी खोज करो। ये क्या है बेटा, दूसरी रो में पहले कॉलम में, तो A21 की खोज करो। A21 कैसे दिखेगा बेटा, 1/2, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ 3, दैट इज -1 का मॉड, तो ये निकलेगा 1/2 बार। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। ऐसे ही आप इसको पता कर लेना, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो दूसरी ही रो में है और दूसरी ही कॉलम में है, तो ये हो जाएगा A22। मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये कहां है बेटा, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ये थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। ठीक है, तो ऐसे आप आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ही खत्म करते हैं। और सॉरी अगर आपको बहुत लो लगी हो मेरी आवाज, प्लीज ईयरफोन्स सुन के आज का सेशन एडजस्ट कर लेना। अगले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जल्दी से आप लोगों को वो लेक्चर भी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर से कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में वीडियोस मिलेंगी, आपको वन शॉट्स भी मिलेंगे, फिर आपको बेटा माइंड मैप्स भी मिलेंगे, फिर रेगुलर आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग कराने वाले आने वाले दिनों में। तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म का साथ ले लिया बेटा, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में फॉर श्योर, बोर्ड क्या, इसके साथ साथ CUET के एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।